नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप सभी ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जुड़ा हुआ पहला पार्ट अच्छे से लगा लिया होगा। वहां पर हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट बनाए थे, जो भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे और मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी फॉर्मूलों को डिस्कशन किया था, वो सारे आप लोगों ने मेमोराइज कर लिए होंगे। फाइनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के हमारा ये फाइनल और आखिरी और दूसरा वीडियो रहने वाला है, जहां पर बचे हुए तमाम कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो यूजफुल लगता है, तो इसे एक छोटा सा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 है, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो हो सकता है आपका चैप्टर नंबर कोई और हो, लेकिन अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपने पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट के अंदर हमने देखा कि एग्जैक्टली आपका कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है और कैपिटल का क्या मीनिंग होता है। मैंने आपको समझा दिया था कैपिटल का यहां पर क्या मीनिंग रहने वाला है। आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं, आप लोग प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं, प्लस में आप लोग यहाँ पे डिबेंचर लोन और बॉन्ड की भी बात करते हैं। अगर आप लोग तीनों को कलेक्टिव फॉर्म में कहें तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल का मीनिंग है वो फुलफिल हो जाता है। वही मैंने बताया, ये आपके तीनों जो फैक्टर हैं, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और तीसरा क्या है, डिबेंचर लोन और बॉन्ड, व्हाटएवर यू कैन से, इन तीनों के ऊपर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है और यही हमारा आज का चैप्टर है। तो यहां पे मैंने आपको बताया था हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को भी कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया था जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे तो के जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को के डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को के ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा और कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को के पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने पहला अपना पार्ट समझा था, जिसको मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लोन या बॉन्ड को जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं, केडी को जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर हमें दो कैटेगरी बना लेनी होती है। माने एक इररिडीमेबल वाला होता है, दूसरा रिडीमेबल वाला होता है। रिडीमेबल का मतलब जिस पैसे की एक मैच्योरिटी डेट होती है, जो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद कंपनी को आपको प्रिंसिपल भी वापस पे करना पड़ता है, अलॉन्ग विद जो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट बनता है वो भी पे करना पड़ता है। वहीं इररिडीमेबल वाले केस में क्या था, हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंपनी जब तक चलेगी ना, जब तक वो प्रिंसिपल अपने पास रखेगी, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसके ऊपर। इस तरीके की तमाम चर्चाएं हम लोगों ने कर ली थी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इररिडीमेबल वाले केस को मैंने समझा दिया था, ये वाला फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहां पर इररिडीमेबल और रिडीमेबल का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, यहां पर किस तरीके के फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करने होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन भी हम लोगों ने अपनी आखिरी वीडियो के अंदर कर लिया था। कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने आपको कराई थी। आज हम आगे शुरू करने वाले हैं। आज जितने भी कॉन्सेप्ट बच गए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे और एक वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, आपके रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की, माने जिसकी एज ऑफ मैच्योरिटी होती है, एक फिक्स्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है, यानी कि टाइम पीरियड होता है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होते हैं। ऐसे केस में अगर आप लोग रिडीमेबल वाले केस को लेके चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिडीमेबल वाले केस के अंदर अगर आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाएगा, ये एक अहम मुद्दा हो जाता है हम सब के लिए। तो देखिए, केडी से रिप्रेजेंट करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, आपको साथ साथ याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग यूज भी करने वाले हैं। अगर आप लोग रिडीमेबल वाले केस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो आपका डिबेंचर है या एनुअल इंटरेस्ट है, उसको 1 माइनस टी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में जो रिडीमेबल वैल्यू के अंदर से हम लोग नेट प्रोसीडिंग को माइनस करके जो आपको मैच्योरिटी टाइम पीरियड है या नंबर ऑफ ईयर्स है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। अपॉन में हम लोग क्या कहते हैं, रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीडिंग, और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 2, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका 100। सर इतना डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, ये फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा पढ़ा भी चुका हूं। कहां पे पढ़ा था, अगर आप सभी को याद हो तो यहां पे पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो यहां पे मैंने क्या बताया था कि कैसे आप लोग इररिडीमेबल वाले केस को टैकल करते हैं। मैंने बताया था केडी इज इक्वल टू द
आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टी अपॉन में नेट प्रोसीडिंग और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो ध्यान से देखिए काफी टर्म हमारे पास सेम है। आई का मतलब वही आपका एनुअल इंटरेस्ट या डिबेंचर बोल दीजिए, टी का मतलब वही टैक्स रहेगा, एनपी वही आपका नेट प्रोसीडिंग रहेगा। यहाँ पे एक नई टर्म जुड़ी है जिसको आप लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्म आपकी जुड़ी है जिसको हम लोग आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है, आरवी का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आरवी का मतलब रहेगा आपका यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू। याद रखिएगा क्या बोलते हो आप इसको, रिडीमेबल वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करना है अभी सिखा दूंगा। और साथ में एनपी का मतलब तो वही आपका क्या होगा, नेट प्रोसीडिंग होगा। और एक एन अल्फाबेट का इस्तेमाल किया है जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने साल में आपका पैसा की जो मैच्योरिटी डेट है वो रहने वाली है, आपका टाइम पीरियड रहने वाला है। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, क्या है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। आई इंटू 1 माइनस में टी प्लस में आरवी माइनस में एनपी अपोन में एन अपोन में आरवी प्लस में एनवी अपोन में 2 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपने कैलकुलेट कर लिया ना तो आप लोग इजीली चुटकियों में इस यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्लियर। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, एक तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये वाला फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों, मैंने बताया था यहां से भी न्यूमेरिकल बनता है फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, और यहां से तो न्यूमेरिकल आना ही आना है, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाता है। देखिए ये वाली कैलकुलेशन आप लोग समझ गए होंगे, सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। अभी अभी ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, यहाँ पे मैंने बताया आई का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, आरवी का क्या मतलब है, नेट प्रोसीडिंग का क्या मतलब है, और एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द मैच्योरिटी। मैंने बताया था रिडीमेबल के केस में अगर आप लोग रिडीम करते हैं या रिडीमेबल वाले केस में आपकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई हमें एन फैक्टर यहाँ पे लेना जरूरी होता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, फॉर्मूला एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके भी यहाँ पे मैं कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। ये सेम क्वेश्चन है जिसका पार्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। क्लियर है, पार्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। फिर भी जो डेटा है एक बार लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो। कमानी लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज द 100 करोड़। ये कोई कलानी लिमिटेड है जो कितना रेज करना चाहती है, 100 करोड़ रुपए आपका रेज करना चाहती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे डिबेंचर कितना दिया हुआ है, 13% डिबेंचर दिया हुआ है। फेस वैल्यू आपके सिक्योरिटी की कितनी है या आपके शेयर की कितनी है, ₹100 माने 100 रुपए है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि आपकी जो फेस वैल्यू है, क्या कहते हो आप लोग इसको, फेस वैल्यू कितनी है, ₹100 है, और इसके ऊपर आपका डिबेंचर, क्या बोलते हो आप लोग इसको, डिबेंचर बोलते हो या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हो, कितना गिवन है आपका 13% है। तो अगर आप लोग 13% निकालना चाहते हैं 100 का तो ऑब्वियस सी बात है कितना रुपए आ जाएगा, ₹13 आ जाएगा। बहुत बेसिक कैलकुलेशन थी। ओके, यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 10% है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आपको डिस्काउंट कितना दिया गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपको 10% डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप लोग 10% कैलकुलेट करना चाहते हैं फेस वैल्यू का तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, ₹10। इतना बहुत आसान है। आगे देखिए आपको एक एक्सपेंस भी दिया हुआ है, कितना है, 4% है। तो अगर आप लोग एक्सपेंस को भी कैलकुलेट कर ले तो 4% का वही 100 का 4% कितना बनेगा, ₹4 बन जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले केस में क्या निकालना है, डिबेंचर आर इररिडीमेबल, तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। दूसरे केस में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका 35% टैक्स दिया हुआ है। माने अगर मैं टी की बात करूं या टैक्स की बात करूं, टी से रिप्रेजेंट करते हो, 35% दिया हुआ है, परसेंटेज को हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.35, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इफ डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, ध्यान रखिएगा आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड, यानी कि मैं कहूंगा एन की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, 10 सालों की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर है। आगे देखिए प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका प्रीमियम कितना दिया हुआ है, आपका 15% दिया हुआ है। ऐसे केस में आपको क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। पार्ट 1 में पहले करा चुका हूं। केडी की वैल्यू क्या थी, हमने देखा था आई इंटू 1 माइनस में टी कर दीजिए, प्लस में आपको रिडीमेबल वैल्यू के अंदर
अंदर से नेट प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करना है, n से डिवाइड कर देना है, अपॉन में हम लोग रिडीमेबल वैल्यू के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। यहाँ पे हमारे पास दो चैलेंज है, एक तो हमें रिडीमेबल वैल्यू निकालना आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, रिडीमेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो आपकी फेस वैल्यू है उसके अंदर आपको प्रीमियम को ऐड कर देना है। 15% माने कितना हो गया, 15 रुपए हो गया ना। तो जब भी आप लोग रिडीमेबल वैल्यू को निकालते हैं तो 15-10 साल बाद की बात हो रही है, अभी आपका 100 रुपए है, 15% उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, 15% आपका प्रीमियम मिलेगा। तो 100 प्लस में उसका 15% कितना हो गया, 15, 115 रुपए हो गया। माने अगर आप लोग आरवी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, रुपीज 115। तो आरवी फैक्टर कितना आ गया आपका, 115 आ गया। समझ में आया आरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिडीमेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपकी फेस वैल्यू दी गई है उसके अंदर आपको प्रीमियम क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, रिडीमेबल वैल्यू आ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, सर नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आपने सिखाया था, नेट प्रोसीडिंग कैसे करते हैं, इशूइंग प्राइस हमारा 100 रुपए है, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो माइनस कर देते हैं, एक्सपेंस है तो वो माइनस कर देते हैं। तो डिस्काउंट आपका 10 रुपए है, एक्सपेंस आपका कितना है, 4 रुपए है, तो 14 रुपए इसके अंदर से माइनस कर देते हैं, तो हमारा 86 रुपीज आ जाएगा। तो नेट प्रोसीडिंग कितना आ गया हमारा, 86 रुपीज आ गया। बाकी सब वैल्यूज हमारे पास है, हमें क्या करना है, तमाम जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आई है सबको यहाँ पे पुट करना है। अगर आप लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा आई, आई का मतलब आपका 13 आपका आई है, 1 माइनस में टैक्स कितना आया है, 0.35 आया है। हमें प्लस करना है, आरवी की वैल्यू कितनी है, 115, और आपको माइनस करना है एनपी, एनपी माने 86 है, 10 साल वैल्यू दे रखी है एन की, डिवाइड करना है 115 प्लस में 86 डिवाइड में 2 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ऐसे करके आप लोग क्या कर देंगे, केडी की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। बस मेरे को कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे को 1 में से 0.35 को कैलकुलेट करना है, 0.65 आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 13 से, तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू 8.45। इसके अंदर मेरे को ऐड करना है 115 माइनस में 86 एंड डिवाइडेड बाय 10। अगर मैं करता हूं तो ये आता है 2.9। याद रखिएगा कितना आ रहा है आपका, 2.9 आ रहा है। नीचे अगर आप लोग देखेंगे 115 के अंदर मेरे को ऐड करना है 86 और इसको डिवाइड कर देना है मेरे को 2 से, तो ये आएगा आपका 100.5 और मल्टीप्लाई कितना है आपका 100 है। बस इसको सोल्व कर देना है। कैसे करेंगे, 8.45 के अंदर 8.45 प्लस में कितना है आपका 2.9 और मल्टीप्लाई में कितना है आपका 100 और हमें डिवाइड करना है इसको 100.5 से। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 11.29 माने कितना आ जाएगा आपका 11.29% क्या आ गया आपका, दिस इज कॉल्ड द केडी माने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इन द केस ऑफ रिडीमेबल। किस केस में हो रहा है ये आपके रिडीमेबल वाले केस में हो रहा है। क्लियर। तो यहां से इसी केस का अगर मैं जिक्र करूं तो सेम सवाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था पिछली वीडियो के अंदर, जहां पे मैंने बात की थी। देखिए यहां पे आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये वाला सवाल सेम है, जहां पर इररिडीमेबल के केस में हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे भी एनपी आपका पहले निकाला हुआ है, कितना आया था 86 आया था। नया फैक्टर क्या है, नया फैक्टर भाइयों और बहनों आपका क्या है कि आपको आरवी कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आप लोग इत्मीनान से पिछला वीडियो देख के आए हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डेटा आपको गिवन है, याद रखिएगा ये डेटा क्या है आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और आपको यही टेक्निक लगानी है। यही सारी चीजें होती हैं जो आपको थोड़ा सा एडवांस बनाती हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आकर के हमारे दोनों केस कंप्लीट हो जाते हैं, रिडीमेबल वाला केस भी कंप्लीट हो जाता है और इररिडीमेबल वाला केस भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्या रहने वाला है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपका तीसरे नंबर का रहता है, उसको हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे। समझना क्या है, समझना ये है जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो यहां पे भी आपको सेम वही दो केस देखने को मिलेंगे जो हमें पिछले केस में देखने को मिले थे। सर क्या बोल रहे हो, देखिए बहुत बेसिक बात आपको बता रहा हूं, सेम केस आपके यहाँ पे दो बनेंगे। क्यों, कौन कौन से दो केस अभी अभी मैंने आपको पढ़ाए। एक तो आपका इररिडीमेबल वाला केस बनेगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा आपका इररिडीमेबल वाला केस बनेगा।
माने इररिडीमेबल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। और दूसरा केस माय डियर फ्रेंड्स आपका वही सेम बनेगा जिसको आप लोग क्या कहते हो, आप लोग रिडीमेबल कहते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा केस आपको पढ़ना है, रिडीमेबल वाला पढ़ना है कि इररिडीमेबल वाला पढ़ना है। यहां पे याद रखिएगा, यहां पे एक नई टर्म आएगी जब भी मैं फॉर्मूले की बात करूंगा ना, तो आपको याद रखना है यहां पे हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे। और डी का मतलब माय डियर फ्रेंड्स आपका डिबेंचर रहेगा। क्या रहेगा? आपका डिबेंचर रहेगा। क्लियर? डी का मतलब क्या रहता है? आपका डिबेंचर रहता है। क्लियर? तो यहां से आपको एक आइडिया लेना है कि कैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसी केस में कहीं ना कहीं हम लोग ग्रोथ की भी बात करते हैं। ग्रोथ की बात खैर हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के केस में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझे, अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है केपी, अब अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या है ये भी हमारे लिख रखा है, साथ साथ हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केपी से रिप्रेजेंट करते हैं, माने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वही इररिडीमेबल वाला मतलब यहां पे आपकी कोई मैच्योरिटी एज नहीं रहेगी, मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं रहेगा, और रिडीमेबल के केस में आपको एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड मिलेगा। अब आपको समझना क्या है? समझना है अगर आप लोग केपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं इररिडीमेबल वाले केस में तो बहुत आसान है, आपको डिबेंचर को डिवाइड कर देना है नेट प्रोसीडिंग के साथ और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है? 100 से कर देना है। देखिए याद रखिएगा, इससे पहले आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता था, सीबीटी जिसको कहते थे, वो आपका इंक्लूड किया जाता था। माने पहले क्या होता था, कुछ कुछ केसेस में कभी कभी एग्जामिनर डाल देता था, पहले की बात बता रहा हूं, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता था, डिबेंचर अपॉन में नेट प्रोसीडिंग, और यहाँ पे क्या होता था 1 प्लस में सीबीटी जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता था, और 100 से मल्टीप्लाई करना अंडरस्टूड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये अब आता नहीं है, इनकम टैक्स वाले अपने आप संभालेंगे। हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चा? हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो आपकी स्क्रीन के सामने है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको कैलकुलेट करना है केपी को, डिबेंचर को नेट प्रोसीडिंग से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई में 100 ले आइए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूं अगर आपका केस रिडीमेबल है तो यहां पे सेम फैक्टर आपको लेके चलने हैं। कौन से सेम फैक्टर? जो हमने पिछले केस में देखे थे, रिडीमेबल वाले केस में हमने देखे थे। माने अगर आप लोग केपी यानी कि आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले डी ऐड करेंगे, प्लस में हम लोग वही सेम फैक्टर आप लोग क्या देखेंगे? आपका रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीडिंग, अपॉन में क्या हो जाएगा? एन, और अपॉन में क्या कर देंगे? रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीडिंग, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? आपका 100। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्लियर? ये सेम वही बातें हैं जो अभी अभी हमने की। कौन सी सेम बातें? मैंने अभी अभी आपको क्लैरिटी की थी कि जब भी आप लोग बात करेंगे किसकी? आर की। आर का मतलब क्या रहेगा? आर का मतलब रहेगा आपका रिडीमेबल वैल्यू। क्लियर है? क्या बोलेंगे आप लोग इसको? रिडीमेबल वैल्यू। और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा था, जब भी आपको आरवी की बात हो रही है, ठीक है, तो आरवी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको जो फेस वैल्यू दे रखा है प्लस में जो आपको प्रीमियम दे रखा है जस्ट उसको ऐड करना है। हालांकि कुछ अलग अलग केसेस हम लोग आने वाले वक्त के दरमियान जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना वहां पे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो बेसिक फंडामेंटल है वो आप लोग समझिएगा। ठीक है? आरबी का मतलब वही आपका रिडीमेबल वैल्यू रहेगा, प्लस में अगर आप लोग एनपी की बात करते हैं तो वही आपका नेट प्रोसीडिंग रहेगा, माने फेस वैल्यू के अंदर से आपको डिस्काउंट माइनस कर देना है, आपको एक्सपेंस माइनस कर देना है, अगर आपको कोई प्रीमियम दे रखा है तो वो ऐड कर देना है। ये सारी बातें हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर लास्ट टाइम डिस्कशन कर चुके हैं। इतनी बातें मैं मान के चलता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट आप लोग समझ लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? अगर इररिडीमेबल वाला केस है तो ये लगेगा, और अगर आपका रिडीमेबल वाला केस है तो ये लगेगा। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी यहां पे हो सके। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन मेरे को इससे रिलेटेड मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है? यहाँ पे हम, हाँ, ये CC1, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके इसी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, क्या निकालना है। सेम केस है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? अमिता लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज द 1 करोड़ बाय इशूइंग द 20% प्रीफरेंस शेयर। देखिए बच्चा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 20% प्रीफरेंस शेयर की बात हो रही है। क्लियर है? किसकी बात हो रही है? 20% प्रीफरेंस शेयर की बात हो रही है, जिसकी फेस वैल्यू वही 100
रुपए रखी गई है, आपको डिस्काउंट 10% का दिया गया है, 2% का आपका क्या है यहाँ पे एक्सपेंस रहने वाला है, साफ साफ लिखा हुआ है। आगे क्या है, फाइंड करना है आपको कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है। पहला केस आपका कौन सा रहने वाला है, इरिडीमेबल रहने वाला है, दूसरा आपका रिडीमेबल रहने वाला है। तो दोनों सवाल एक साथ हो जाएंगे। फॉर्मूला भी अभी पढ़ा है ना आपको, ये वाला दोनों फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन आपको एक साथ आ जाएगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। तो फटाफट से जो डेटा गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए रेजिंग अमाउंट हमारे काम का नहीं है, 1 करोड़ हटा दीजिए। 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करूं आपके शेयर की तो ₹100 है, क्लियर है, ₹100 फेस वैल्यू है। और अगर आप लोग यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर की बात करते हैं, माने डिविडेंड की बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड की बात करते हैं। अगर मैं आई की बात करता हूं या डी, सॉरी आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको डी बोलेंगे, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना दे रखा है, 12% दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 का 12% कितना हो जाएगा, ₹12। ठीक है, बहुत आसान है। आगे क्या दिया हुआ, डिस्काउंट भी आपको दिया हुआ है। कितना डिस्काउंट है आपको, 10% डिस्काउंट है, माने ₹10 का डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आगे आपको 2% का एक्सपेंस भी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, एक्सपेंस लिख देंगे ₹2 का, डायरेक्ट 2% है तो ₹2 हो जाएगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है इररिडीमेबल के केस में कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान हो गया है सवाल आपके लिए, अगर आपने सारी चीजें यहाँ पे लिख ली है तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। आपको इररिडीमेबल वाला केस लेके चलना है। पहले हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं, पहले हम लोग इररिडीमेबल वाला केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। इररिडीमेबल वाले केस में मैंने क्या बताया था, अगर आपको केपी निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल निकालना है, तो डी को आपको एनपी से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100 से कर देना है। डेट सीट आपका आंसर आ जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है, डी तो दे रखा है आपका 12 है। अब आपको निकालना है नेट प्रोसीडिंग। नेट प्रोसीडिंग क्या था, फेस वैल्यू के अंदर से एक्सपेंस को माइनस करना है, कितना है, ₹2 है। फेस वैल्यू के अंदर से आपको डिस्काउंट को माइनस करना है, ₹10 है। 10 और 2 12 हो जाएगा, माने अगर आप लोग 100 में से ₹12 माइनस करते हैं, आई थिंक 88 बचेगा, तो नेट प्रोसीडिंग कितना आ जाएगा आपका, ₹88 आ जाएगा। बस आपको वैल्यू के अंदर पुट करना है, तो केपी क्या निकल आएगा आपका, डी कितना है आपका 12 है, अपोन में 88 है, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर लीजिए, माने 12 को डिवाइड कर दीजिए 88 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 13.63, माने आपका आंसर कितना आ गया, 13.63% बनेगा। माने केपी कितना आ गया आपका, 13.63% इन द केस ऑफ इररिडीमेबल। ये थोड़ा आपको याद रखना है, किस केस की बात कर रहा हूं मैं, इररिडीमेबल के केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, बहुत बेसिक कैलकुलेशन था, समझ में आया होगा। ये पार्ट नंबर 1 मैंने सोल्व किया, ठीक है, इस क्वेश्चन का पार्ट 1 अभी सोल्व किया है। पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले। पार्ट सेकंड क्या कहता है, पार्ट सेकंड कहता है प्रीफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। किसकी बात हो रही है, 10 साल की बात हो रही है। तो यहीं पे मैं लिख दूं एन की वैल्यू कितनी है, 10 साल है, तो 10 ईयर मैंने लिख दिया। ये डेटा मेरे को चाहिएगा। प्लस में यहाँ पे 15% प्रीमियम लिखा हुआ, कितना है, 15% प्रीमियम है। तो अगर आपका 15% प्रीमियम है तो मेरे को बताओ रिडीमेबल वैल्यू क्या हो जाएगी। फेस वैल्यू उसकी ₹100 है, 15% कितना हो जाएगा, 15, ₹115 उसकी क्या हो जाएगी, रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगी। और मैंने क्या फॉर्मूला बताया था केपी कैलकुलेट करने का, आपको डी के अंदर आरवी माइनस में एनपी अपोन में एन करना है और डिवाइड करना है आरवी प्लस में एनपी अपोन में 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब बस फटाफट से इसको कैलकुलेट करेंगे। केपी इज इक्वल टू द डी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास डी की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, ठीक है, ओके। प्लस में आरवी की वैल्यू कितनी है, 115 माइनस में 88 और डिवाइड में कितना है आपका टाइम पीरियड कितना है, 10, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऐसे ही आप लोग क्या कहेंगे, 115 प्लस में 88 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। सिंपल वैल्यू डेटा पुट किया है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 115 के अंदर से माइनस करना है 88 को, डिवाइड कर देना है 10 से, तो आपका आ जाएगा 2.7। ये कितना है 12 और ये क्या आ गया आपका 2.7। डिवाइड करना है हमें 115 के अंदर 88 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, 101.5 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना है आपका 100 है। बस आप सोल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। माने हमें 12 में ऐड करना है 2.7 को, मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये आ जाएगा
आएगा 1470, आपका एग्जैक्ट डेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1470, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 101, सॉरी ये क्या है आपका 1470 डिवाइडेड बाय 101.5। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे 101.5, ठीक है, इससे डिवाइड कर देते हैं तो आपको आपकी केपी की वैल्यू मिल जाएगी 0.0098, ठीक है, ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, थोड़ा एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, 12 प्लस में 2.7 इज इक्वल टू द 14.7 मल्टीप्लाई में अगर आप लोग 100 करते हैं तो 1470 ही आएगा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। 1470 को आपको डिवाइड करना है, 1470 डिवाइड बाय आपको कितने से करना है 101.5 से, तो अगर आप लोग नहीं 14.28 आएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, 14.28 आएगा, तो कितना आएगा 14.28%, तो केपी की वैल्यू कितनी आ गई 14.28%। तो इस तरीके के सवाल अक्सर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। बस बात क्या है, बात ये है कि आपको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर इन तमाम कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं, इन फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आप सभी को इस चैप्टर के अंदर पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बार बार माय डियर फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी बच्चे हायर एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, माने एमकॉम या एमबीए करना चाहते हैं, और उसके आगे भी जो थोड़ा और लंबा चलना चाहते हैं, माने नेट पीएचडी जेआरएफ की जो तैयारी करना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट की जो आपका अगर आप लोग सिलेबस उठा के देखेंगे, चाहे आप लोग एमकॉम करके पेपर नंबर 8 दे और चाहे आप लोग एमबीए करके पेपर नंबर 17 दे मैनेजमेंट वाला, दोनों के अंदर ये आपका चैप्टर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और हर साल एक दो सवाल इस चैप्टर से आते ही आते हैं। इट मींस ये आपके कैरियर ग्रोथ के लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस आपको कुछ फॉर्मूले याद हो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस गारंटेड आपका काम बन जाएगा। बस इतना सही तो काम है, वो थोड़ी मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो बातें हमने की यहां तक अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया? हमने देखा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, लोन या बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिडीमेबल वाले केस की बात हो गई है और इररिडीमेबल वाले केस की बात हो गई है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल की, केपी की। यहाँ पे रिडीमेबल और इररिडीमेबल वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया है दोनों केस में। बच्चा आप थोड़ा आगे चलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग बात अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये लास्ट पड़ाव रहेगा, लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, लास्ट फॉर्मूला रहेगा जो आपको थोड़ा सा याद करना है। क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। क्या निकालना है हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उम्मीद करता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या निकालोगे आप लोग निकालोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जरूरी है। यहाँ पे रिडीमेबल इररिडीमेबल वो सारी बातें हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है दो केसेस हमारे सामने आएंगे जिनका जिक्र करना आज की वीडियो में बड़ा जरूरी है। क्या है सर दोनों केसेस? अभी बता देते हैं। देखिए दो केसेस कौन कौन से आएंगे हमारे पास, दो केस आएंगे। कोई और कलर ले लेते, मान लीजिए पेन का ये वाला ले लेते। ओके, पहला केस आपका रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे हम क्या कहेंगे, जहां पे हम कहेंगे आपके डिविडेंड की बात होगी। डिविडेंड आपने पे कर दिया, मतलब डिविडेंड इज ऑलरेडी पेड, ठीक है ना। अगर आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आप लोग कहेंगे अगर आपका जो डिविडेंड इज ऑलरेडी पेड, ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूं पेड है, डिविडेंड आपने पे कर दिया है। और दूसरा केस माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या बनता है, दूसरा केस बनता है आपका डिविडेंड विल पे। याद रखिएगा क्या है आपका डिविडेंड विल पे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ज्यादा आपको ऐसा दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट के अंदर, अगली 15 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करना भी सिखा दूंगा और कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे क्लैरिटी लेके आनी है ये बात भी मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिविडेंड अगर आपने पे कर दिया है, देखिए डिविडेंड अगर आपने पे किया है तो मैं मान के चलता हूं आपके डिविडेंड की वैल्यू है D0, क्लियर है। अगर आपने डिविडेंड पे करना है तो मैं ये मान के चलता हूं आपके डिविडेंड की वैल्यू कितनी रहेगी, D1 रहेगी। यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिविडेंड अगर पे कर दिया है, पेड है, डिविडेंड पेड है, अच्छा PAID आएगा। स्पेलिंग में हो सकता है यार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन थोड़ा आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड क्या है आपका ऑलरेडी पेड है, तो डिविडेंड अगर आपका पेड है ना तो आप उसको D0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपको पे करना है तो हम उसको D1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? बहुत आसान सी बात मैंने बताई। अच्छा डिविडेंड जब आपने पे कर दिया है ना
तो एक फॉर्मूला आपके सामने आता है। यहाँ पे ग्रोथ की भी बात होती है, माने अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया है ऑलरेडी, तो अगर और आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, के ई, माने आप लोग क्या कहेंगे इसको, के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं याद रखिएगा, डिविडेंड जो आपने पे किया है D0 1 प्लस में जी, अभी मैं बताऊंगा आपका जी का क्या मतलब होता है, अपोन में पी नोट, और यहाँ पे आपका प्लस में फिर से जी आ जाएगा, और अंडरस्टूड क्या है, अंडरस्टूड है मल्टीप्लाई तो 100 से करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना ही लगाना है अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या वाला है, क्या क्या आप लोगों ने लिख दिया, देखिए आपने क्या लिखा D0, अभी अभी मैंने कहा D0 मतलब डिविडेंड पेड है। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने जो डिविडेंड है वो क्या है आपका पेड है। ठीक है, डिविडेंड क्या है आपका पेड है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या है, जी, जी का मतलब होता है आपका ग्रोथ फैक्टर, क्या कहते हो आप इसको, ग्रोथ फैक्टर, याद रखिएगा जी का मतलब क्या होता है ग्रोथ फैक्टर, और जो आपका पी का मतलब होता है, पी नोट का मतलब मार्केट प्राइस, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, मार्केट प्राइस। बस यही तो है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, अगर आपने डिविडेंड पे किया तो डी नोट से रिप्रेजेंट करोगे, जी का मतलब ग्रोथ आ जाएगा, और पी नोट का मतलब मार्केट प्राइस आ जाएगा। बस ये बेसिक चीजें हैं जिनको अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, और आप लोग इजीली के ई की वैल्यूज को इवेलुएट कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, और अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन के ऊपर एक सही अप्रोच ले पाएंगे। अब अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया है, आप फ्यूचर में जाके पे करोगे, फ्यूचर में जाके हमें पे करना है। ठीक है, अब इसके केस में क्या करना है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले तो आपको फॉर्मूला बता देता हूं, क्या फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कोई भी एक फॉर्मूला मैं आपको बता दी, यस ये वाला कलर ले लेते हैं। अगर आपको के ई निकालना है, माने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, D1 अपोन में क्या आ जाएगा आपका पी नोट, और प्लस में कितना आ जाएगा आपका जी, और इनटू में अगर आप लोग क्या कर देते हैं 100 जो अंडरस्टूड है, तो ये आपका पूरा का पूरा कहानी सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेम है, बस यहाँ पे डी नोट इंटू 1 प्लस जी लिखा हुआ है, यहाँ पे D1 लिखा हुआ है। मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जब आप लोग नेट के लिए तैयारी करेंगे या MBA MCOM के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो आप लोग पाएंगे जब आप लोग D1 की बात करते हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी नोट 1 प्लस में जी, यानी कि ये एग्जैक्ट मैच करती है चीजें, क्या होती है, एग्जैक्ट मैच करती है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। जब आप लोग एक न्यूमेरिकल पे अप्रोच करेंगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएगी। इन शॉर्ट आप लोग ये समझे कि जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, के ई की बात करते हैं भाइयों और बहनों, तो डिविडेंड अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो उसको डी नोट से रिप्रेजेंट करना है, और डिविडेंड अगर आपने पे नहीं किया है तो आप फ्यूचर में जाके पे करोगे, D1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने डिविडेंड ऑलरेडी पे कर दिया है तो आपका फॉर्मूला बनेगा डी नोट इंटू 1 प्लस जी अपॉन में पी नोट प्लस में जी मल्टीप्लाई बाय 100, जहां पे डी नोट आपका डिविडेंड पेड रहेगा, जी आपका ग्रोथ फैक्टर रहेगा, पी नोट आपका मार्केट प्राइस रहेगा। इसी केस में अगर आप लोग डिविडेंड फ्यूचर में जाके पे करते हो तो के ई इज इक्वल टू द D1 अपॉन में पी नोट प्लस में जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये सेम फैक्टर है जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं। अगर इस तरीके की चीजें आप लोग समझ पाए, इस तरीके की चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोला मैंने, अगर इस तरीके की चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए तो आप लोग पाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से निपट गया है। तो यहाँ पे आखिरी आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद अलग अलग तरीके की न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड सेशन ले आऊंगा, अगर आप लोग एक अच्छा खासा प्यार इस वीडियो के ऊपर दिखाते हैं। बहरहाल अभी के लिए हम लोग आपके चैप्टर को कवर करने पे सोच रहे हैं, तो आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं कवर करा चुका हूं। चलिए अगर आप लोग इतना ही वो है तो एक न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कर लेते हैं। इसके लिए एक न्यूमेरिकल अगर मैं लूं तो ये CC2 वाला हम लोग ले लेते हैं, यहां से आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा। एक मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकी एक दो पार्ट में आपको करा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, जहां पे कोई भी कंपनी है 10% इररिडीमेबल, देखिए प्रीफरेंस शेयर एट द 95, देखिए यहां पे प्रीफरेंस शेयर की जो वैल्यू है ये क्या है आपका नेट प्रोसीडिंग की वैल्यू है, कितनी है वो आपकी 95 है, अपॉन में क्या, अच्छा 95 आपकी प्रोसीडिंग है, और 10% आपका ये दिया हुआ है। अगर आप लोग 100 के हिसाब से डी की वैल्यू निकालते हैं 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर, फेस वैल्यू कितनी है इसकी 100 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फेस वैल्यू कितनी है आपकी 100 है, ये रुपीज में है, याद रखिएगा किस में है, रुपीज में है।
तो यहां पे अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका वही प्रीफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इरिडीमेबल के केस में डी अपॉन में एनपी मल्टीप्लाई बाय में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 95 आपका डी है, आपका डी 95 नहीं है, सॉरी डी आपका 10 है, ठीक है। अपॉन में ये आपका 95 है और मल्टीप्लाई में आपका 100 है। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपका 100 आपका 1000 हो जाएगा ऊपर, नीचे आपका 95 आ जाएगा, 10.52 यानी कि 10.52% आ जाएगा। माने अगर आप लोग यहाँ पे केपी निकाले तो क्या है, आपका केपी की वैल्यू क्या आई, आपकी 10.52%। बहुत आसान था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें एज सच एज कोई रॉकेट साइंस है नहीं, क्लियर। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अब ये पहला पार्ट था जो मैंने आपको समझाया। अब सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इज 90। अभी अभी मैंने बताया करंट मार्केट प्राइस को पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और कितना अमाउंट दिया हुआ है आपको, 95 रुपीज दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, क्या है आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक तो डिविडेंड पेड होता है, एक होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब वी विल पे इन द फ्यूचर, हम भविष्य में इसको पे करेंगे। तो भविष्य में अगर आपको पे करना है तो ये डी नोट है या डी वन है, तो डी वन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी है आपकी, ₹4.5 गिवन है, क्लियर है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब क्या था आपका, जी था, मैंने अभी भी बताया था ना आपको, ग्रोथ रेट कितना है, 8% दिया हुआ है, क्लियर है। 8% का मतलब वही 100 के ऊपर आपको लेना। फेस वैल्यू आप लोग क्या लेके चलते हैं, वही आप अगर फेस वैल्यू लेके चलते हैं तो कितने की आ जाएगी, ₹100 आ जाएगी। आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए अगर आप लोग यहां से देखेंगे ये आपका डिविडेंड वाली कहानी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर है। हम लोग क्या निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कुछ भी कोड बोल दीजिए। और फ्यूचर की बातें हो रही है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, D1 अपॉन में पी नोट और प्लस में कितना आ जाएगा जी, ओवरऑल को मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से, ठीक है। अभी अभी समझाया, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था, अगर आपने पेड कर दिया है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है तो भविष्य में पे करेंगे, क्लियर। यहाँ पे अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना भाइयों। D1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D1 की वैल्यू है 4.5, पी नोट की वैल्यू कितनी है 95, प्लस में जो आपका जी फैक्टर है वो कितना है आपका 8% है। देखिए 8% को अगर मैं लिखना चाहूं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 0.08 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इसको 0.08 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे परसेंटेज के लिए। यानी कि अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना चाहते हैं तो आप लोग 4.5 को डिवाइड कर देते हैं 95 से, कितना आता है आपका 0.04, माने आपका क्या हो जाएगा 0.04 प्लस क्या करना है आपको, 0.08 प्लस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसी में मैं ऐड कर देता हूं 0.08, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी और इसको मैं मल्टीप्लाई अगर 100 से कर दूं तो आपका वैल्यू आएगा 12.73, माने कितना आ गया 12.73%। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ गई है, 12.73% आ गई है। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है, आसानी से हल किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये आपका पार्ट नंबर सेकंड था। मैं इजीली कर पा रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग नेट जीआरएफ की तैयारी करते हैं, जो मैं कर रहा हूं, तो उस टाइम पे ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमें टैकल करने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग इजी निकाल पाएंगे, इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट नंबर 3 है माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है, इसका आंसर आपको मेरे को आपके कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर क्या आएगा, क्लियर। अगर कोई डाउट रहता है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा 10 के बाद यहाँ पे कोमा आना चाहिए। 12% डिबेंचर दिया हुआ है, 100 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर 10% डिस्काउंट है, बस आसान है, यू कैन इजीली कैलकुलेट, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का होता है स्वाहा या डी एंड, जहां पर मैंने आपको आज क्या समझाया, मैंने आपको इस चैप्टर की फाउंडेशन से लेकर के सारे कॉन्सेप्ट को समझाया। हालांकि 2 पार्ट में वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को कंपाइल करके वन शॉट की फॉर्म में भी ये जो आपका चैप्टर है ये आपको प्रोवाइड कर दूं। उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक कर दो फटाफट से, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगले पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस, कीप लर्निंग।